हेलो गाइस, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि किसी भी क्रॉप को ग्रो कराना जिसका हम यूज़ करें किस तरीके से, फूड के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में या फिर फॉडर के फॉर्म में। यानी उस तरीके का क्रॉप को ग्रो कराना जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, एज अ फाइबर या फिर एज अ फॉडर। तो मेनली दो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है इंटरनल फैक्टर और दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कहने का मतलब है कि प्लांट का इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी खुद का जो प्लांट का फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर है यानी इंट्रिंसिक फैक्टर है उसके बारे में। तो प्लांट का जो इंटरनल फैक्टर होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्लांट जेनेटिक्स, यानी जो जेनेटिक मेकअप है प्लांट का उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, यानी जो इंटरनल फैक्टर है उसमें क्या आएगा, प्लांट जेनेटिक्स। दूसरा जो है एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें आता है प्लांट का इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, जैसे उसका क्लाइमेट हो गया, सॉइल के फैक्टर्स हो गए, बायोटिक फैक्टर्स हो गए, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हो गए और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन को दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है हमारा प्लांट जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट प्लांट जेनेटिक्स से। ठीक है, तो प्लांट जेनेटिक्स क्या है, प्लांट का इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है प्लांट को, मतलब पहले तो ये प्लांट का जेनेटिक मेकअप बनाता है। अब जेनेटिक मेकअप बनाने से क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्रॉप है जो हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है, और एक क्रॉप है जिसकी जो यील्ड है वो क्या है, जिसका जो यील्ड है वो क्या है, कम है। तो वहाँ पे ही हो गया ना कि हमारा क्रॉप का यील्ड क्या हो, क्रॉप का प्रोडक्शन कौन अफेक्ट कर रहा है, प्लांट का इंटरनल फैक्टर। ठीक है, जैसे हम सिर्फ यील्ड के बारे में ही नहीं कह सकते हैं, यील्ड हो सकता है, मैच्योरिटी हो सकता है किसी प्लांट का। कोई प्लांट अगर जल्दी मैच्योर कर रहा है, कोई प्लांट अगर लेट से मैच्योर कर रहा है, तो जो जल्दी मैच्योर करेगा उसको हम 2 से 3 बार कल्टीवेट कर पाएंगे और उससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो लेट मैच्योर कर रहा है उसको हम कम टाइम के लिए, फिर कम बार हम उसको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारा रेजिस्टेंट टू लॉग कंडीशन, जो सॉइल लॉगिंग होता है उससे रेजिस्टेंट हो। ये भी तो प्लांट का क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर है। ड्रॉट, फ्लड और सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस होना प्लांट में, या फिर इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ के लिए टॉलरेंस होना, ये प्लांट का खुद ही इंटरनल फैक्टर होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ जैसे हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ ग्रेन और स्ट्रॉ, ग्रेन का क्वालिटी, यानी जैसे हम देख सकते हैं जो भी प्लांट, जो भी क्रॉप का हम ग्रेन यूज़ करते हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया यानी पल्सेस। ठीक है, स्ट्रॉ हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे हम शुगर केन का स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। तो इनकी क्वालिटी, ये भी क्या है, प्लांट का अपना जो है जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, एक लास्ट जो है इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेन देखते हैं। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है कि उनमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, ऑयल कंटेंट कितना है। जैसे हम स्टीविया का केस ले सकते हैं, उनके लीव्स में शुगर कंटेंट जितना ज़्यादा हो या फिर नंबर ऑफ लीव्स जिस स्टीविया में अच्छा हो, ज़्यादा हो, उसको ही हम क्या बोलेंगे, अच्छा क्रॉप बोलेंगे, उसको ही क्या बोलेंगे, स्टीविया का अच्छा प्लांट बोलेंगे। अब जो सेकंड फैक्टर है जो कि प्लांट के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है वो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो फैक्टर्स आते हैं वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसको कहते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेट किस तरीके से क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है कि वो 50% माना जाता है कि 50% ऑफ द यील्ड जो है क्रॉप का वो क्लाइमेट ही उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, रेनफॉल या फिर कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ना कह के हम इसको और अच्छे से कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड वेलोसिटी। तो ये सारे क्या हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। तो अब प्रेसिपिटेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, प्रेसिपिटेशन में हम क्या क्या काउंट करते हैं, रेनफॉल, स्नो, ड्यू या फिर फॉग, यानी जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से प्लांट को या फिर सॉइल को मिलता है उसको हम प्रेसिपिटेशन में काउंट करते हैं। मेनली अगर हम देखें तो प्रेसिपिटेशन का दो इफेक्ट होगा। एक, जैसे ऐसे क्रॉप्स जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए, जैसे राइस प्लांट हो गया, और वेस्टर्न घाट जो हो गया इंडिया का, वहाँ पे जो क्रॉप्स लगते हैं उनको कैसा कंडीशन चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए। तो अगर ज़्यादा वाटर है तो वहाँ पे जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। और दूसरा हम देख सकते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में हमें कैसे क्रॉप्स चाहिए, जैसे बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गए। इनमें क्या होता है कि इनको वाटर कम चाहिए, अगर रेनफॉल वहाँ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्रॉप खराब हो जाए। तो जो सेकंड क्लाइमेटिक फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी को।
जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा गया है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्लांट्स के लिए वो 15 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। टेम्परेचर जो है क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन और वेजिटेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कैसे ये अफेक्ट करता है जर्मिनेशन को, मतलब जो सीड जर्मिनेशन है उसको, ग्रोथ को, और डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ क्रॉप्स को। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस तब कर पाते हैं किसी एक्टिविटी को जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। जो हमारा डिफ्यूज़न रेट है वो भी, यानी डिफ्यूज़न रेट ऑफ गैसेस हैं, वो भी किससे इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। तो टेम्परेचर का बहुत ही वाइटल रोल है क्रॉप प्रोडक्शन में। जो सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट सब्सटेंस के, यानी जैसे कह सकते हैं सॉल्यूट्स जो डिज़ोल्व होते हैं प्लांट लिक्विड में, यानी जैसे सुक्रोज हो गया, इन सब की भी सॉल्युबिलिटी किससे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर से इफेक्ट करती है। जो थर्ड है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में जो कि इनविजिबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमिडिटी है वो अफेक्ट नहीं करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है प्लांट के प्रोडक्शन को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि ये एक रेशियो होता है मॉइस्चर का एयर में कि जब वो सैचुरेटेड कैपेसिटी में हो उससे हम कंपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड कैपेसिटी है एयर की, यानी उससे ज़्यादा मॉइस्चर एयर में नहीं हो सकता है, जिस कंडीशन में जो एयर के सारे स्पेसेस हैं वो फिल्ड हो चुके हैं, मतलब उस कंडीशन में इवापोरेशन नहीं हो सकता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कैपेसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेटेड कैपेसिटी या फिर सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जो मोस्ट सैचुरेटेड कंडीशन या फिर जो मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशन कहा जाता है प्लांट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, वो 40 to 60% होता है। ठीक है, ये जो है वाटर के रिक्वायरमेंट को, जो क्रॉप में वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर जो इन्वायरमेंट में अगर बढ़ती है तो पेस्ट और डिजीज़ का जो आउटब्रेक है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या किसको इफेक्ट कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन को। हमारा जो अगला क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है सोलर रेडिएशन, या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का। क्यों, ये मेन सोर्स है एनर्जी का जिससे प्लांट क्या करता है, अपने फूड प्रोडक्ट को बनाता है, या फिर जो उनका स्टोर प्रोडक्ट है यानी सुक्रोज फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाता है, जिसमें लाइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। ठीक है, और कहा जाता है कि लाइट के बिना जो है लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट इवन पोस्ट हार्वेस्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सोलर रेडिएशन। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन इन प्लांट, वही बायोमास कहने का मतलब क्या है, जो अमाउंट जो फूड बन रहा है प्लांट के अंदर वो भी किससे होता है, सोलर रेडिएशन की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने बताया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन जो प्लांट यूज़ करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो रेंज करता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स तक, जिसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये जो लाइट इंटेंसिटी है या फिर जो लाइट है, जो सोलर रेडिएशन हम कह रहे हैं, वो कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स को भी। और बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक पढ़ा है पहले कि फोटो पीरियोडिज्म जो है, जो अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को, उसी के बेसिस पे हम क्रॉप का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, शॉर्ट डे क्रॉप, लॉन्ग डे क्रॉप और डे न्यूट्रल प्लांट्स या फिर डे न्यूट्रल क्रॉप्स में। तो शॉर्ट डे क्रॉप किनको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, जिनका जो फ्लावरिंग पीरियड के लिए, मतलब फ्लावर के लिए उनको लेस देन 12 आवर ऑफ डे कंडीशन चाहिए। बारले जो कि लॉन्ग डे प्लांट है उसको मोर देन 12 आवर चाहिए। ठीक है, डे न्यूट्रल जो है लाइट ड्यूरेशन से उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो। ठीक है, और जो लास्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है विंड वेलोसिटी। तो जो ऑप्टिमम विंड वेलोसिटी कहा जाता है वो होता है 4 to 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को, तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्यों, क्रॉप जो विंड है वो मॉइस्चर को और हीट को क्या करता है, कैरी करता है। दूसरा है कि ये एयर को भी सप्लाई करता है, और एयर क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, एक फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए और दूसरा O2 चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। जो विंड है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है बहुत सारे क्रॉप्स में। ठीक है, अब ये बैड इफेक्ट किस तरीके से देता है क्रॉप को, ये क्या करता है, इरोजन कॉज करता है, हमने पढ़ा होगा विंड इरोजन।
ठीक है। इससे इवेपोरेशन बढ़ जाता है, लीफ पे जो भी ट्रांसपिरेशन है वो रेट बढ़ जाता है, और जो पेस्ट और डिजीज़ है उनका स्प्रेड भी विंड वेलोसिटी से अफेक्ट करता है। अगर विंड वेलोसिटी उस डायरेक्शन में तेज़ हो जाए जिस डायरेक्शन में हेल्दी क्रॉप्स हैं, तो दूसरे डायरेक्शन से जो पेस्ट हैं और जो डिजीज़ स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी, वो और ज़्यादा क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है हमारा एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स का मतलब होता है सॉइल के फैक्टर्स, यानी सॉइल का इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ पे। ठीक है, तो सॉइल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल एयर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मिनरल मैटर। मिनरल मैटर यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं प्लांट यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल माइक्रोब्स एंड सॉइल रिएक्शंस। तो सॉइल मॉइस्चर का इंपॉर्टेंस क्या है कि सॉइल मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो प्लांट उस लेवल का ही यूज़ करता है जो वैल्यूज़ फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में आती हैं। ठीक है, मतलब यही वाटर जो होता है प्लांट के पास क्या होता है, अवेलेबल वाटर होता है उसको यूज़ करने के लिए। इससे पहले वाले वाटर, ठीक है, और इसके बाद वाले वाटर, ठीक है, उसका प्लांट क्या वाटर को यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए एडाफिक फैक्टर्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कहने का मतलब है कि अदर प्लांट्स और एनिमल्स का क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अदर प्लांट का इफेक्ट कैसे होगा क्रॉप के ऊपर, वो जो मेन क्रॉप है उनके साथ क्या करेंगे, कंपटीशन शो करेंगे फॉर न्यूट्रिशन, स्पेस, वाटर, लाइट और अदर रिसोर्सेज के लिए। तो वो क्या हो गया, हमारे मेन क्रॉप के लिए प्लांट का इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। हम जानते हैं कि एलिलोपैथी इफेक्ट भी होता है कि एक क्रॉप जो होता है दूसरे क्रॉप को अपने रीजन में ग्रो नहीं करने देता है, तो वो भी एक क्या है, नेगेटिव फैक्टर है। ठीक है, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट को क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने से रोक रहा है। दूसरा फैक्टर होता है बायोटिक फैक्टर में एनिमल फैक्टर। एनिमल यानी प्रोटोजोआ, निमेटोड, स्नेल्स और इंसेक्ट, इनका पॉजिटिव इफेक्ट भी है प्लांट के ऊपर और नेगेटिव इफेक्ट भी है। जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, यानी जिससे हमारा फर्टिलिटी बढ़ता है सॉइल का। दूसरा, ये डैमेज भी करता है क्रॉप को, जैसे इंसेक्ट्स हम जानते हैं एज अ पेस्ट है तो वो डैमेज भी करता है क्रॉप को। पॉलिनेशन में हेल्प करता है, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अर्थ फॉर्म हम देखें एग्जाम्पल में, तो वो क्या है, एक एनिमल है जो कि बरोइंग में हेल्प करता है सॉइल के, जो कि सॉइल के स्ट्रक्चर को ठीक करता है और एफिशिएंट करता है क्रॉप के लिए। तो एनिमल का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है, ये सारे इफेक्ट मिलके क्रॉप के प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफिक कहने का मतलब क्या है, टोपोग्राफिक इफेक्ट। ठीक है, टोपोग्राफिक कहने का मतलब है कि लैंड लोकेशन। ठीक है, ये प्लांट को ना इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम प्लांट जो हिल है, हिल साइड, हाई एल्टीट्यूड, अगर हम उधर जाते हैं तो वहाँ पे हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर में ठंडापन होता है यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, और प्रेसिपिटेशन का रेट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी स्नोफॉल ज़्यादा होगा या फिर बारिश ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का क्या इफेक्ट है। तो यानी जो एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का चेंजेस आता है, जो कि प्लांट के प्रोडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगला है हमारा स्टीपनेस। ठीक है, स्टीपनेस कहने का मतलब क्या हुआ कि झुकाव। ठीक है, अब जैसे जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट का क्या होगा, रन ऑफ होगा, जिसके वजह से जो वहाँ पे क्रॉप्स होंगे उनको क्या होगा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा। तो स्टीपनेस भी क्या होता है, यानी लैंड लोकेशन जो है, टोपोग्राफी है, वो क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। एक और होता है कि मान लो माउंटेन है तो एक साइड पे ज़्यादा लाइट अवेलेबल होगा, दूसरे साइड पे कम लाइट अवेलेबल होगा। तो जिस साइड शेड रीजन होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे ईल्ड का क्या करेगा, लॉस करवाएगा, यानी ईल्ड जो होगा वहाँ पे अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजियोग्राफिक या फिर टोपोग्राफिक इफेक्ट। लास्ट जो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहने का मतलब है कि सोसाइटी का और पैसे का क्या इफेक्ट पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है कि इंक्लिनेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द फार्मिंग। अगर किसी एरिया में, जैसे हम दो एरिया मानते हैं, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया 1 का जो पॉपुलेशन है वो मोर इंक्लाइंड है फार्मिंग की तरफ, तो वहाँ प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और एरिया बी में अगर कम है, जबकि लैंड है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो वहाँ का जो सोसाइटी है वो इन्वॉल्व नहीं होता फार्मिंग में, तो वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा है कि चॉइस ऑफ फूड इन द स्पेसिफिक एरिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई जो सोसाइटी है वो किसी तरीके के फूड को ग्रो नहीं चाहते, मतलब उस एरिया में वो क्रॉप चाहती ही नहीं है, उसका वो यूज़ नहीं करते हैं, तो उस एरिया में क्या होगा, उस क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वीट और बार्ले में कंपेयर करके देखें,
या फिर वीट और ओट में देखें कंपेयर करके, तो हम ज़्यादा क्या खाते हैं, वीट खाते हैं, वीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या है, ओट और बार्ले का जो हमारे एरिया में जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। तो ये हमारा सोसाइटी का फैक्टर है। या फिर कह सकते हैं कि हमारा सोसाइटी अगर न्यू वेराइटीज़ ऑफ बार्ले अगर डेवलप नहीं करना चाह रहा है तो बार्ले का प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ब्रीडिंग कराएंगे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट बनाने के लिए जिनकी हाई यील्डिंग हो। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन वीट का बढ़ा रहे हैं, बार्ले का नहीं बढ़ा रहे, तो ये भी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। और जो लास्ट है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, इससे कैसे फ़र्क पड़ रहा है कि यही तो डिसाइड कर रहा है ना कि जो फार्मर है वो किस तरीके का इनपुट और रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में, और जिस तरीके का इनपुट यूज़ करेगा, रिसोर्स यूज़ करेगा, उसी तरीके का हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो मुझसे इंस्टाग्राम चैनल पे आके पूछ सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जिसको भी इस लेक्चर की PDF चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।